वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे और आज का जो विषय रहेगा भारत का जो अस्तित्व, भारत के जो परमाणु प्रदर्शन किए थे 1974 और 1998 में, जिसमें भारत पूरे विश्व में एक परमाणु संपन्न रूप के देश में दिखाई दिया। तो ये परमाणु टेस्ट जो हुए थे राजस्थान के पोखरण में, तो इसका पूरा डिटेल्स आप लोगों को इसी वीडियो में बता दिया जा रहा है। तो आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला परमाणु टेस्ट कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे सामान आया था, पूरे चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग परमाणु 2 जो आपके पोखरण में हुआ था 1998 में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा। पोखरण 1 भारत का पहला परमाणु परीक्षण, पोखरण 1, जिससे हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जिससे 18 मई 1974 को किया गया। यह घटना भारत की रक्षा क्षमताओं में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ और भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस परीक्षण ने दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल दिया। आइए विस्तार से जानते हैं परीक्षण के बारे में और पोखरण फर्स्ट के बारे में। इसका अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, 1950-60 के दशकों में शीत युद्ध चल रहा था, तो उसके कारण वैश्विक तनाव चरम पर था और कई देश सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए परमाणु क्षमताएं विकसित कर रहे थे। भारत ने शुरू में परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन किया था, लेकिन जल्द ही यह समझा कि अपने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे भी अपनी परमाणु शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। इसका एक प्रमुख कारण चीन के साथ जो 1962 में और पाकिस्तान के साथ जो 1965 में युद्ध हुआ था, उसका अनुभव था। 1966 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सत्ता में आने के बाद भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं को और क्षेत्रीय का ताकत की संतुलन की महत्ता को और अधिक समझा गया। 1970 के दशक की शुरुआत तक पाकिस्तान और चीन ने क्या किए थे, अपने परमाणु संपन्न देशों में से जोड़ चुके थे। अब भारत ने अपने सुरक्षा हिस्सों के मद्देनजर रखते हुए परमाणु परीक्षण का निर्णय लिए थे। परमाणु कार्यक्रम और शुरुआत इसका कैसे होता है दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के मार्गदर्शन से हुआ था। अब भाभा को आप लोग जान रहे हो, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। उसने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किए थे और साथ साथ परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में भारत को मजबूत आधार प्रदान किए थे। इस दौरान भाभा ने अन्य वैज्ञानिकों ने परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति किए थे। 1970 तक भारत परमाणु बम विकसित करने में सक्षम हो गया था, लेकिन इसके परीक्षण के लिए राजनीतिक सहमति का भी आवश्यक था। स्माइलिंग बुद्धा, इसका निष्पादन कैसे हुआ उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पोखरण फर्स्ट का परिप्रेक्ष्य भारत के राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित पोखरण परीक्षण स्थल पर किया गया था। इस मिशन को गोपनीय रूप से तैयार किया गया था और बहुत कम लोग इसकी जानकारी जानते थे। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था ताकि इसके वास्तविक उद्देश्य छिपाया जा सके। वैज्ञानिक और इंजीनियरों की एक छोटी टीम, जिसमें प्रमुख वैज्ञानिक राजा रमन्ना, पीके अयंगर और होमी सेठना शामिल थे। ये लोग क्या किए, इसी परमाणु फास्ट को अंजाम दिए थे। 18 मई 1974 को भारत ने इस सफल परीक्षण को अंजाम दिया था। परीक्षण के दौरान 12 किलो टन TNT के बराबर ऊर्जा मुक्त हुई थी, जो जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के मुकाबले थोड़ा हल्का था, लेकिन यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तो आएंगे ही आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया में कौन कौन सा देश
क्या क्या बोल के गए थे उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। भारत के इस परीक्षण पर विश्व समुदाय की मिश्रित प्रतिक्रिया थी, जहां एक और कुछ देशों ने इसकी सराहना, साथ साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसकी निंदा की थी। भारत पर परमाणु प्रसार रोकने के लिए दबाव बनाया गया था। परीक्षण के परिणाम स्वरूप भारत के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। परमाणु आपूर्ति समूह का गठन भी हुआ, इस परीक्षण के बाद ही हुआ था, ताकि भविष्य में परमाणु प्रसार का रोका जा सके। हालांकि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को दृष्टिकोण से एक सहायक कदम था। इसने न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत किया था, बल्कि दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक संतुलन में भी बदलाव लाया था। अनेक लोगों का और सामरिक क्षेत्र का इस परमाणु फास्ट में क्या महत्व था उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पोखरण फास्ट का सफल परीक्षण भारत के लिए एक वैज्ञानिक उपलब्धियां थी। इस परीक्षण ने भारतीय वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाया कि भारत अपनी सुरक्षा को आत्मनिर्भर बना सकता है। इसके अलावा यह परीक्षण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने की भी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सैन्य दृष्टिकोण से भी यह परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह पाकिस्तान और चीन जैसी पड़ोसी परमाणु सशस्त्र देशों के लिए भी शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक था। इसके बाद भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों की दिशा दी, अब विकसित करना भी जारी रखा, ताकि भविष्य में ऊर्जा संकट का सामना किया जा सके। पोखरण 1 के लिए उपयोग किए गए परमाणु सामग्री और तकनीकों का स्रोत भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थानीय और आत्मनिर्भर विकास पर आधारित था। 1974 के इस परमाणु परीक्षण के लिए जो उपयोग हुए का विकास भारत में ही हुआ था। भारत ने अपनी सीमित तकनीकी और संसाधनों के साथ एक ऐसा मार्ग अपनाया था जिससे बाहरी मदद निर्भरता ना हो। को और एक चीज बता दे रहा हूँ, जो सामग्री का यूज हुआ था उसके बारे में। पहला था प्लूटोनियम का उत्पादन। परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जो लगता है उसके मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में विकसित किया गया था, जो मुंबई में स्थित है। भारत के आसपास में आप लोग को और एक चीज बता दूं, भारत के पास पहले से ही कैनेडियन ड्यूरियम यूरेनियम रिएक्टर की भी तकनीकी थी, जिसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। इन रिएक्टरों में कम मात्रा में ही सही, लेकिन प्लूटोनियम का उत्पादन संभव था। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने इसी स्रोत से प्लूटोनियम प्राप्त कर उसे शुद्ध कर परमाणु बम के लिए तैयार किया था। उसके बाद विस्फोटक यंत्र डिजाइनिंग का उत्पादन भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी खुद की तकनीकों और कौशल का उपयोग किया था। परमाणु बम का डिजाइन विशेष रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में तैयार किया गया था। इस डिजाइन में इम्प्लोजन तकनीक का उपयोग किया गया था, जिससे विस्फोट कर परमाणु प्रतिक्रिया शुरू होती है। इस तकनीकी को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए टीम ने कई परमाणु परीक्षण किए थे और फिर हुआ था, जो परमाणु 2 के नाम से जाना जाता है। का उपकरण कहाँ से मिला था? परमाणु बम के निर्माण के लिए कई उपकरण और विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, ये आप लोग भी जानते हो, जिसके जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले विस्फोटक, डेटोनेटर और कंट्रोल सिस्टम। यह सभी उपकरण भी वहीं BARC से मिला था, अन्य भारतीय शोधों संस्थानों द्वारा बनाए गए थे। इन उपकरणों का डिजाइनिंग और विकास बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया था, ताकि परीक्षण के समय सभी घटक सही से काम कर सके। उसके बाद जो परमाणु सामग्री के शोधन कैसे किया गया था उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। परमाणु 1 और परमाणु 2 के बारे में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। भारत ने प्लूटोनियम को हथियार ग्रेड बनाने के लिए उन्नत शोधन प्रक्रियाओं का विकास किया था। इस शोधन प्रक्रिया में उच्च शुद्धता वाली परमाणु सामग्री तैयार की जाती है, जो परमाणु विस्फोट के लिए आवश्यक है। यह शोधन प्रक्रिया भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी और इसे गोपनीय भी रखा गया था। इससे परमाणु सामग्री को हथियार ग्रेड की गुणवत्ता तक
पहुंचाने में मदद मिलेगी। उसके बाद था आपका स्वदेशी अनुसंधान और तकनीकी विकास। देखिए, हम लोगों को उस समय में सपोर्ट करने के लिए तो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत थे, लेकिन भारत चाहता था कि किसी का बिना सहायता से वो ये परमाणु टेस्ट करे। तो भारत ने पोखरण 1 के लिए अपने तकनीकी का विकास और अनुसंधान पर निर्भर रहकर एक आत्मनिर्भर मार्ग अपनाया था। तत्कालीन परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख वैज्ञानिक जैसे राजा रमन्ना, पीके अयंगर और होमी सेठानी ने इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी टीम ने परमाणु सामग्री और परीक्षण उपकरणों को स्वदेशी रूप से विकसित किए थे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत को अन्य देशों की तकनीकी मदद की आवश्यकता न हो। बाहरी सहायता पर ये लोग नियंत्रण किए थे। क्यों नियंत्रण किए थे मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि भारत की योजना और परीक्षण पूरी तरह गोपनीय था। इस परीक्षण के लिए विदेशी मदद लेने का विकल्प ही नहीं था। इसके अलावा भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर भी हस्तक्षेप नहीं किए थे, इसीलिए इस तरह का कोई सहयोग संभव नहीं था। यही वजह है कि भारत ने पूरी परियोजना को आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर पूरा किया था। परमाणु फर्स्ट का परीक्षण भारत ने परमाणु इतिहास में एक मील का पत्थर था। इसने न केवल भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई, बल्कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। इसके बाद भारत ने कई और महत्वपूर्ण परमाणु परीक्षण किए थे, जैसे कि पोखरण 2 और भी बहुत चीज था, जिसमें भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में मजबूती में स्थापित किया था। ये था दोस्तों परमाणु फास्ट के बारे में थोड़ा सा हिडन नॉलेज, जो मैं इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। दूसरी है पोखरण 2। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, देख लीजिए पूरा लास्ट तक। पोखरण 2 भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण। पोखरण 2, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था, जिसे मई 1998 में राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित पोखरण परीक्षण स्थल पे किया गया था। इसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो ये क्यों करना पड़ा भारत को, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 1974 में पोखरण 1 परीक्षण के बाद भारत को परमाणु प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा। 1974 में किए गए सफल परमाणु परीक्षण के बाद भी भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का दावा किया, लेकिन वैश्विक समुदाय ने इसे संदेह में देखा और परमाणु अप्रसार संधि में भारत को शामिल करने का प्रयास किया। भारत ने इस संधि में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस संधि को परमाणु संपन्न और गैर परमाणु देशों के बीच विभाजनकारी माना गया। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, लेकिन इस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और प्रतिबंधों का प्रभाव था। 1990 के दशक में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति में बदलाव लाया। खासकर जब पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा रहा था, तब भारत ने अपनी सुरक्षा को दृष्टि से रखते हुए परमाणु परीक्षण करने के लिए निर्णय लिया था। तो परीक्षण का योजना और गोपनीयता कैसे था, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पोखरण 2 की योजना अत्यधिक गोपनीय रखा गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके नेतृत्व में भारत सरकार के यह निर्णय लिया कि भारत में अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। उस समय जो हमारे वैज्ञानिक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उस समय में DRDO में कार्यरत थे, और राजा रमन्ना, R चिदम्बरम तथा अनिल काकोडकर जैसे वैज्ञानिकों की टीम ने इस परीक्षण को नेतृत्व लिए थे, असफल भी किए थे। को गोपनीयता के साथ पूरा करने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए गए थे। पोखरण परीक्षण स्तर पर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक छोटी टीम ने परीक्षण की तैयारी की थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपग्रह द्वारा गतिविधि न देखी जा सके। परीक्षण की योजना रात में बनाई जाती थी और सभी उपकरण और सामग्री पोखरण परीक्षण स्थल तक विशेष सुरक्षा के साथ लगाए गए थे। देखिए, अगर आप लोगों को पोखरण 2 के बारे में जानना है ना, एक तो फिल्म आया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा पोखरण नाम से, और वो आप लोग देखेंगे तो उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़ा बहुत पोखरण दूसरा परमाणु हमले के बारे में। तो उसका जो ऑपरेशन शक्ति था
उसको कैसे परीक्षण किया था मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 11 मई 1998 को भारत ने सफलतापूर्वक 3 परमाणु परीक्षण किए थे, जिसमें से एक परमाणु बम का शक्ति परीक्षण था और 2 अन्य परीक्षण हल्के विस्फोट में किए थे। इसके बाद 13 मई 1998 को 2 और परमाणु परीक्षण किए गए थे। इन परमाणु परीक्षणों का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया। इन सभी परीक्षणों को भूमिगत किया गया था ताकि विकिरण फैलने का खतरा ना हो और सुरक्षा बनी रहे। तो इस परीक्षणों के दौरान कुछ बमों का परीक्षण किया गया था, जैसे कि थर्मोन्यूक्लियर बम, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बम बोलते हैं। इसका परीक्षण 11 मई को किया गया, जिसमें 45 किलो टन की ऊर्जा मुक्त हुई। दूसरा था फिशन बम, इसमें 12 किलो टन की शक्ति का परीक्षण किया गया था। और तीसरा था कम शक्ति वाले फिशन उपकरण, इसका प्रयोग भविष्य के लिए छोटे बमों की क्षमता को परखने के लिए किया गया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया कैसा था उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। भारत इस परमाणु परीक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त हो गई थी। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका में उस समय जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, भारत को इस कदम की कड़ी निंदा की और कई प्रकार तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया और क्षेत्र में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। हालांकि रूस और फ्रांस ने भारत को एक सपोर्ट नहीं किए थे, किंतु वो लोग खुले निंदा भी नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कई देशों में यह भी माना कि भारत की सुरक्षा चिंताएं वैध है, विशेषकर जब पाकिस्तान और चीन जैसी परमाणु संपन्न देश उनके बीच भारत स्थित है। इसलिए भारत के परमाणु सिद्धांत की अगर हम लोग घोषणा करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पोखरण 2 के बाद भारत ने नो फर्स्ट न्यूज और समानुपाती प्रतिक्रिया की नीति अपनाई। इसका अर्थ था कि भारत केवल अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा और पहले हमले में अगर चर्चा करते हैं तो उनका उपयोग नहीं करेगा। इस नीति ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया था। भारत का परमाणु सिद्धांत स्पष्ट था कि परमाणु हथियारों का उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा और इन्हें केवल प्रतिरक्षा के रूप में ही रखा गया है। परीक्षण का जो हुआ उसमें वैज्ञानिक लोगों का असामरिक क्या महत्व था उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पोखरण 2 का परीक्षण भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस परीक्षण ने भारत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आत्मनिर्भरता में साबित किया था। इस परीक्षण ने भारतीय परमाणु कार्यक्रम की मजबूती और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रदान किया था। परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों की वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम था। सैन्य दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो पोखरण 2 परीक्षण भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में सहायक था। यह परीक्षण भारत की परमाणु निवारण नीति के लिए भी मील का पत्थर था। इसके माध्यम से भारत ने यह संकेत दिया था कि अपनी सुरक्षा की दिशा में कोई समझौता नहीं करे और आत्मरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आई थी, जैसे कि पोखरण 2 के बाद भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना किया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आर्थिक और तकनीकी प्रगति के बनाए रखा था। इससे बाद भारत ने खुद को एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था। आर्थिक और तकनीक विकास के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अपनी स्थिति मजबूत किया था। भारत ने परमाणु आपूर्ति समूह में सदस्यता पाने के लिए प्रयास भी किए ताकि परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग में अन्य देशों से सहयोग प्राप्त कर सके। बाद में अमेरिका के साथ भारत अमेरिका सौजन्य परमाणु समझौता हुआ, जिसमें परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को एक नया अवसर प्राप्त हुए थे। लेंदी है दोस्तों, थोड़ा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पोखरण 2 के लिए उपयोग की गई परमाणु सामग्री और तकनीक उपकरणों भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थानीय रूप से और आत्मनिर्भरता के आधार पर विकसित किए गए थे। यह परीक्षण भारत के स्वदेशी तकनीक विकास का परिणाम था, क्योंकि बाहरी स्रोतों की सहायता से प्राप्त करना असंभव था और भारत ने पहले से ही परमाणु अप्रसार संबंधी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
यहाँ पोखरण 2 के लिए भी बहुत सारे मतलब चुनौतियाँ आए थे, और जो सामग्री लगा था उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेम वही है जो प्लूटोनियम का उत्पादन, जो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई से उत्पादित किया गया था, इसमें भी उन्नत विस्फोटों का डिजाइन किया गया था। इसमें भी विस्फोट सामग्री और उपकरण ये दोनों प्रोवाइड किए थे BRC और DRDO ने। तो ये सब चीज़ था आपका परमाणु 2 का, जो डिटेल में मैं बता दिया। और नो फर्स्ट यूज नीति में हम भी आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूँ। पोखरण 2 के सफल परीक्षण के बाद ना यह घोषणा की भारत ने कि अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए करेगा। यह नीति भारत की सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति की जरूरत और परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये था आप लोगों का पोखरण 2 के बारे में। पोखरण 2 के माध्यम से भारत यह संदेश दिया कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को प्राथमिकता देगा और इसके लिए आवश्यक कदम उठाया जाएगा। आज भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में विश्व पर स्थापित है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। ये था दोस्तों पोखरण 1 और 2 का जो विस्तार रूप में मैं आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों इतना वीडियो बनाने में हम लोग को 3-4 घंटा सब लग जाता है। तो सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा लगा तो, और दोस्तों लोगों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।